नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और वे लगातार कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत थक गए हैं और जब मैं उनके साथ था तो मैं जबरिया काम करता था, बिहार के हित में काम करता था। नीतीश कुमार थके हैं कि नहीं थके हैं, इसकी विवेचना न भी करें तो नीतीश कुमार परेशान जरूर दिखते हैं। और वैसे लोग जो कभी बोलते नहीं थे और वैसी समस्याएं सामने आ रही है जो कभी नीतीश कुमार के लिए समस्या नहीं रही। अभी यदि हम तुरंत की बात करें तो खबर फिर से आ रही है कि नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार को और भी टाल दिया है। जो 1 मार्च या 2 मार्च को कैबिनेट विस्तार की बात हो रही थी, अभी सिर्फ 8 मंत्रियों से काम चलाया जा रहा है। अब उसे बिहार विधान परिषद के चुनाव की तारीखों को देखते हुए 11 मार्च तक टाला गया। तो नीतीश कुमार इतने कमजोर। फिर जीतन राम मांझी ने यह कहना शुरू किया कि देखिए नीतीश कुमार जी, अब मत कहिएगा कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। यदि आपने बनाया था तो हमने आपका एहसान उतार दिया। इस बार आप मेरे कारण मुख्यमंत्री। के पाठक बिहार की आईएएस नीतीश कुमार के लिए ऐसे फांस बन गए हैं कि बात समझ में ही नहीं आ रही है। कोई शिक्षा मंत्री बनने को तैयार नहीं हो रहा है जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। नरेंद्र नारायण यादव, जिनके बारे में चर्चा थी, वे अब बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो ऊपर से बीजेपी समीक्षा पर समीक्षा। तो पॉलिटिकल पंडितों की राय है जी कि देखिए, लोकसभा चुनाव तक जो नीतीश कुमार की गाड़ी सुपर फास्ट होती थी, राजधानी एक्सप्रेस होती थी, तेजस एक्सप्रेस होती थी, वह यदि मध्यम गति से चलती रही डीएमयू की तरह, तब भी लोकसभा चुनाव के बाद उनकी परेशानी बहुत बढ़ने वाली है। बीजेपी उनके लिए और बड़ा सिरदर्द होगा और नीतीश कुमार के सामने यह बड़ी चुनौती है कि उन्हें जो भी सीटें एनडीए में लड़ने के लिए दी जाएगी, चाहे वो 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे जो भी हो, यदि उन सीटों का नतीजा गड़बड़ाया तो फिर बीजेपी भी माफ नहीं करेगी और विधानसभा चुनाव के समीकरण भी गड़बड़ हो जाएंगे। कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं नीतीश कुमार का फायदा इसमें ही है कि विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द करा ले लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, नहीं तो उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जानी है। अजीत जी, देखिए, ये बात काफ़ी हद तक सही है और इस बात को नीतीश कुमार ने बहुत पहले भाँप लिया था। बहुत पहले उन्होंने इस बात को पढ़ लिया था कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराना चाहिए। जी, अगर लोकसभा के साथ नहीं होता है, तो लोकसभा के तुरंत बाद चुनाव हो जाए और हम लोग कई बार इस पर ये लाइन हम बोल चुके हैं, आपने भी कई बार कही है ये जी, बात कि जो नेक्स्ट साइकिल होगा, उसमें हम्म, चुनाव हो जाए। नेक्स्ट साइकिल का मतलब जब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव होंगे, तो उस हम्म, नेक्स्ट साइकिल में, चूंकि जैसे लोकसभा का चुनाव खत्म होगा उसके बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, तो बरसात के मौसम में चुनाव नहीं होते हैं और फिर अक्टूबर से दूसरा ये नेक्स्ट सीजन चुनाव का शुरू होना है, जब 3 राज्यों के चुनाव होने हैं, तो उसके साथ जी, करा ले और बहुत संभावना है कि हो भी जाए। हम्म, अब जहां तक ये सब चीजें हो रही हैं, हम लोगों को नीतीश कुमार के अगले दांव का इंतजार करना चाहिए। देखिए, जो जी, समस्याएं आ रही हैं, नीतीश कुमार को उसका अंदाजा रहा होगा कि इस तरह की समस्या आएगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जान रहे थे, अपनी स्थिति भी जान रहे हैं कि 43 सीटों की पार्टी है, 45 सीटों की, तो क्या समस्या आएगी। और जिस हालात में अभी वो गए हैं और उसके बाद जिस तरह का माहौल बना है कि ये इतनी बार पलटे और उतनी बार पलटे, और ये सब चीजें जो हुई है ना, ये सब उनका, हम पहले भी एक बार कह चुके हैं, ये सब उनका इकबाल कम करने के लिए और सुनियोजित योजना के तहत सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। बीजेपी भी कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है। जी, लेकिन अब इंतजार, एक एक करके जो हम लोग बात करेंगे, उसमें एक इंतजार नीतीश कुमार के अगले दांव का करना होगा। हम्म, देखिए, हम लोग किसी भी टर्मिनोलॉजी में देखें, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में जब बोलते हैं, आपने वो एमएस धोनी फिल्म में भी जो उनके एक मेंटोर थे महेंद्र सिंह धोनी के, उन्होंने कहा था कि जब बाउंसर तेज बॉलर डाल रहा हो तो आपको डक करना होता है, उस समय आप जोखिम नहीं ले सकते हैं, उस समय आपको डक जी, करके अपना सिर बचाना होता है, अपना विकेट भी बचाना होता है। तो नीतीश कुमार अभी उस स्थिति में हैं कि उनको बाउंसर आ रहे हैं,
उनको डक करके, सिर झुका करके बाउंसर से भी बचना है, मतलब अपना सिर भी बचाना है और विकेट भी बचाना है। जी। उनको उनको अपनी सरकार भी बचानी है और राजनीति भी बचानी है। ये हुँ, दोनों 2 चीज़ें हैं और अभी तक नीतीश कुमार अपनी राजनीति भी बचाए रहे हैं और सरकार भी बचाए रहे हैं। 18 जी। साल में उन्होंने 18 साल तो मुख्यमंत्री रहते हो गए, वो अपनी राजनीति और सरकार दोनों बचा के रखते हैं और उसके पहले 6-7 साल वो केंद्र में मंत्री भी रहे। तो हुँ, वो किस तरह से अपनी राजनीति बचाएँगे और किस तरह से सरकार बचाएँगे, ये उनके अगला दाँव उनका देखना होगा। अभी जहाँ तक सरकार की बात है, राजनीति पर हम लोग बाद में आएँगे, उनकी राजनीति को लेकर के जो सवाल है। जहाँ तक जी। सरकार की बात है, तो बीजेपी ने सरकार सोच समझ के बनाया है कि उस सरकार का फ़ायदा लेना है, तो बीजेपी उस सरकार को नहीं डिस्टर्ब होने देगी। सरकार तो रहेगी, हुँ, लोकसभा चुनाव तक तो सरकार में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, चाहे कैबिनेट जी। रिशफल में कितना भी समय लगे। हुँ, चाहे 8 ही मंत्रियों से क्यों नहीं सरकार चलानी पड़े। भई हम लोगों ने देखा लोकसभा है चुनाव तक। लोकसभा चुनाव तक। देखिए महाराष्ट्र जी। में इससे भी ज़्यादा समय तक लगभग 3 महीने हुँ, तक 12 मंत्रियों से 3-4 महीने तक सरकार चली थी। जब एकनाथ जी। शिंदे जब बने थे पिछले साल जून में और उसके हुँ, बाद वो जब सरकार बनी थी तो 12 हमको लगता है मंत्री थे शायद 10 या 12 और कई महीनों तक सरकार चलती रही थी। जब जी। अजीत पवार आए तो 1 महीने के आस-पास तक तो जो है विभाग ही नहीं बँटे थे। तो ये हुँ, बीजेपी उसको ये उसकी उसका कोई असर नहीं होगा सरकार के ऊपर, सरकार जी। की सेहत पर। सरकार 8 ही मंत्रियों हुँ, से चलती रह सकती है। ज़रूरत हुई तो एक छोटा रिशफल करके कुछ और मंत्री बना लेंगे, बाकी पद खाली रखेंगे। तो जी। सरकार तो चलेगी क्योंकि बीजेपी ने अपनी खास योजना के लिए सरकार बनवाई है और वो हुँ, योजना लोकसभा की अपनी 17 सीटें बचानी है। जो जी। कोर एलाई है, नीतीश कुमार के ऊपर हो सकता है बीजेपी को अभी भरोसा नहीं हो। नहीं ही होना हुँ, चाहिए है, इतनी बार वो इधर-उधर हो चुके और राजनीति तो भरोसे की चीज़ है नहीं ना, राजनीति तो भरोसा करके करेगा, वो हमेशा धोखा खाएगा जो भरोसा करके जी। राजनीति करेगा। तो हुँ, वो नहीं होगा, लेकिन उनको लोकसभा में अपनी अपनी 17 सीटें और जो कोर एलाई है, जब हम कोर हुँ, एलाई कहते हैं, तो उसका मतलब होता है लोक जनशक्ति पार्टी और उसके दोनों खेमे। उस कोर जी। एलाई की जो सीटें हैं, वो सीटें बचानी है। हुँ, खाली नीतीश कुमार का 370 का टारगेट नहीं है, उनका माफ़ करिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 का भी टारगेट है। मतलब जी। अपने 370 के ऊपर 30 सीटें, वो भी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ना हुँ, नीतीश कुमार से, ना अजीत पवार से, ना एकनाथ शिंदे से, ना पासवान परिवार से और ना जो दूसरे 2 दर्जन 3 दर्जन एलआई हैं, उनसे वो ज़्यादा सिर्फ 30 सीट की उम्मीद कर रहे हैं, तो जी। 400 हो जाए। तो उनको वो अपना कोर एलआई जो कोर एलआई का मतलब लोक जनशक्ति पार्टी उसकी 6 सीटें हो जाए, अपनी 17 बच जाए। ये कोशिश है, इसके लिए ये गठबंधन हुआ है, इसके लिए ये सरकार बनी है। तो इस सरकार को लोकसभा चुनाव तक चलाएँगे। तो लोकसभा हुँ, चुनाव तक कोई खतरा नहीं है और जो लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार वो सब उनके यहाँ नोट हो रहा होगा। तो वो हुँ, आगे क्या करेंगे उस पर उनके यहाँ नोट हो जाती हैं चीज़ें और वो बड़ी लंबे समय तक वो चीज़ें नोट रहती हैं उनके यहाँ। तो वो आगे उस पर क्या करेंगे वो एक बात होगी, उनका दाँव देखना होगा। सरकार अभी स्थिर है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। दूसरी पॉलिटिक्स शुरू होगी लोकसभा चुनाव के बाद ज्ञानेश्वर जी, जी। जो हुँ, बड़ी पॉलिटिक्स होगी लोकसभा चुनाव के बाद। हुँ, देखिए बीजेपी को भी एक अंदाजा है कि अगर लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ज़्यादा सीटें नहीं जीतते हैं, जैसा अभी हुँ, आपने कहा कि वो जितनी सीटें लड़ेंगे अगर उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता है, जी। जनरली नहीं होता है। हम लोग पहले भी एक बार और हमारी चर्चा हो रही थी तो हमने कहा था कि नीतीश कुमार का जो भी सहयोगी होता है उसको तो फ़ायदा हो जाता है। नीतीश हुँ, कुमार को उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना उनको होना चाहिए अपने सहयोगी पार्टी से। लालू यादव जी। भी अपना 100% वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए थे नीतीश कुमार को। आज भले हुँ, जो कहें, जो दावा करें, वो ना करा पाए थे या उनकी मंशा नहीं थी कराने की। ऐसी बीजेपी जी। ने भी नहीं कराया था। आप हुँ, दोनों चुनाव के एग्ज़ाम्पल आपके सामने हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव लालू यादव के साथ लड़े और 100 सीट लड़ करके लालू यादव 80 सीट जीते और नीतीश कुमार सिर्फ 71 सीट जीत पाए। जी। तो ये जो स्ट्राइक रेट था कम हुआ क्योंकि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। वही बीजेपी में भी हुँ, होता है। वोट ट्रांसफर नहीं होता है। तो लोकसभा चुनाव में भी पिछली बार 17 के 17 बीजेपी जीत गई, नीतीश कुमार 16 ही जीते। तो जी। अगर हो सकता है कि बीजेपी 17 जीत जाए, लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिले, दोनों खेमों को मिलाकर के वो लोग 6 जीत जाएँ और नीतीश कुमार 14 लड़े तो 12 ही जीते या 10 ही जीते। लेकिन जी। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतिकारों को पता है कि विधानसभा चुनाव में ये स्ट्राइक रेट नहीं रहेगा। विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार की ज़रूरत है। हुँ, बीजेपी 23 सीट जीतने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ी थी ज्ञानेश्वर जी। एनडीए को 32 सीटें थी लोकसभा की और जी। ये नहीं कि बहुत पहले, एनडीए को हुँ, 2014 में 32 सीटें थी और 15 के हुँ, विधानसभा चुनाव में पूरा एनडीए 59 सीट पर आ गया। ये नीतीश बिल्कुल। कुमार का इफ़ेक्ट है। इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद भी हमको अभी भी इस बात में संदेह है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ देगी। देखिए उनके जी। ऊपर दबाव की राजनीति होगी,
दबाव बना के रखेगी बीजेपी ताकि सीटों के मामले में कुछ कम दे दें, सरकार के मामले में अपनी मनमानी चला लें, अपना जो करना चाहते हैं सो कर लें, और वो दबाव नीतीश कुमार के ऊपर रहेगा, वो दबाव आगे भी रहेगा। लेकिन सरकार गिराने का फायदा बीजेपी ये देखेगी कि हम नीतीश कुमार की सरकार गिरा के और राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव में जाएं, उसमें ज्यादा फायदा है, या नीतीश कुमार के साथ ही रह के चुनाव कराएं, उसमें ज्यादा फायदा है। नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसा करें कि उनको अकेले लड़ना पड़ जाए, उनको मजबूर कर दे कि वो अकेले लड़े, आरजेडी के साथ तालमेल नहीं हो। और ये तभी होगा जब बीजेपी आरजेडी के ऊपर दबाव डाले कि आप तालमेल मत करिए। अभी आपने देखा वो कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में कि उनको कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, कांग्रेस के साथ आप अलायंस करिएगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा केजरीवाल को। अब पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन ये आशंका है, इस तरह के दबाव की खबर है दिल्ली में कि बीजेपी दबाव डाल करके अलायंस नहीं होने दे रही। और मायावती उसकी मिसाल है, मायावती किसी के साथ अलायंस नहीं कर पाई, तो उसमें कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति है। तो उस तरह का दबाव आरजेडी पर दे दें और फिर अपने से अलग कर दें नीतीश कुमार को और ट्रायंगुलर फाइट करा दें, तब हो सकता है बीजेपी को कुछ फायदा हो जाए। लेकिन इतना रिस्क बीजेपी नहीं लेगी असेंबली के चुनाव में भी, इसीलिए उस पर हम लोग अभी बाद में भी चर्चा करेंगे। अभी अगर लोकसभा चुनाव के पहले की बात करें तो नीतीश कुमार के सामने अभी उनकी कुर्सी को या उनकी सत्ता को तो कोई खतरा नहीं है। जिस तरह के दबाव है वो दबाव जरूर है, लेकिन वो दबाव आप कैसे कहेंगे कि खाली नीतीश कुमार के ऊपर है? वो दबाव तो बीजेपी के ऊपर भी है। अगर वो दबाव, सरकार है ना भाई, सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो दबाव सम्राट चौधरी पर भी है, और सम्राट चौधरी पर है इसका मतलब अमित शाह के ऊपर भी है। तो दबाव की बात करें तो सिर्फ नीतीश कुमार को दबाव में नहीं मान सकते हैं। जो भी सरकार है पूरे सरकार में और जो भी सरकार की तरफ से प्रबंधन का काम देख रहा है, उन सबके ऊपर दबाव है और उन सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार को इन दबावों से बचाए। ये जो दबाव इस तरह के हैं जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित नहीं हो, राजनीति भी प्रभावित नहीं हो, एक तो ये करना होगा। दूसरा क्या है, जीतन राम मांझी की बात आपने कही, तो वो अपने बड़बोलेपन बहुत दिन से जाने जाते हैं। उनके बड़बोलेपन का क्या कहा जाए, जितना बोलते हैं और बिना सिर पैर के भी बोलते रहते हैं। भाई वो भगवान राम को लेकर के और रामचरितमानस को लेकर के और हिंदू धर्म को लेकर के, जातियों को लेकर के उन्होंने क्या क्या बातें नहीं कही हैं। तो इसका मतलब है कि कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है, वो भी जानते हैं कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं उनके मन में एक कॉम्प्लेक्स है, एक तरह की कुंठा है। उनको बुरी लग गई होगी ये बात कि नीतीश कुमार ने कैसे कह दिया कि हम मूर्ख थे जो इस आदमी को सीएम बना दिए थे। तो अब वो कह रहे हैं, अरे ये नीतीश कुमार के कहने से वो आए हैं क्या इस एनडीए अलायंस में? जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के कहने से तो आए नहीं है। जीतन राम मांझी तो बीजेपी के साथ थे, पहले से बीजेपी के साथ थे, नीतीश कुमार के आने के पहले से ना बीजेपी के साथ थे वो, तो वो तो बीजेपी के साथ हैं। नीतीश कुमार तो हाथ झाड़ तक अभी भी हाथ झाड़ देंगे कि हम नहीं जानते हैं, उनको आप लोग हैंडल करिए, बीजेपी हैंडल करे। तो नीतीश कुमार के साथ तो है नहीं, और सरकार बीजेपी ने बनवाई है, तो नीतीश कुमार किसका किसका एहसान लेंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया उनको, फिर से ये अपना जीतन राम मांझी भी कहेंगे कि हमने बनवा दिया मुख्यमंत्री उनको। ये सब कहने की बातें हैं। वो मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है उनके 4 विधायकों की, और इसका वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। अब क्या एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, ये बहुत अभी जब सरकार का कामकाज शुरू होगा तो पता चलेगा कि वो क्या 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 एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। अभी जो राजनीतिक एडवांटेज वो लेना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि लोकसभा की 1 के बजाय 1 और सीट मांगे। मंत्रालय में जो कही है वो खुल के कह चुके हैं कि मंत्रालय हम लोग जीवन भर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय चलाने के लिए थोड़े हैं, तो मंत्रालय का अपना चाह रहे होंगे कि कुछ बड़ा मंत्रालय मिल जाए जिससे उनके बेटे का राजनीतिक कद बढ़ जाए, कुछ जिसको मलाईदार मंत्रालय कहते हैं वो मिल जाए। ये भी लग रहा होगा कि नीतीश कुमार अभी बहुत कमजोर हैं और बहुत निगरानी नहीं कर पाएंगे मंत्रालयों की, तो कुछ मनमाने काम कर ले। ये सब चीजें होंगी और ये सारे मंत्रियों की मंशा होगी ज्ञानेश्वर जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की होगी। ये सारे मंत्री इस समय सोच रहे होंगे कि अब कमजोर हुए हैं नीतीश कुमार, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब हम लोग इसको दबा लेते हैं। लेकिन दबाने का मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया सचिन तेंदुलकर की भी बहुत, उनको भी नाक पर गेंद लग गई थी और खून निकलने लगा था उनको, और पूरी पाकिस्तान की टीम कह रही थी कि वापस चले जाइए अपने पवेलियन में, तुम कहाँ खेलोगे, इतने चोट लग गई नाक में, वसीम अकरम का बाउंसर लग गया। लेकिन सचिन तेंदुलकर फिर क्या हुए सबको पता है। तो अभी बाउंसर डक कर रहे हैं नीतीश कुमार। ये तमाम जो दबाव हैं उन दबावों को अभी वो झेलेंगे, बीजेपी भी अभी झेलेगी इन दबावों को। लोकसभा चुनाव के बाद नई राजनीति होगी और उसमें भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की केंद्रीय भूमिका अभी खत्म नहीं होने वाली है। चाहे कोई भी आदमी दूसरा नेता बन जाए, उनकी केंद्रीय भूमिका अभी समाप्त नहीं होने वाली है। ज्ञानेश्वर जी जी, तो अजीत जी आप ये कह रहे हैं, देखिए जीतन राम मांझी के 4 विधायक महत्वपूर्ण है, ये बात तो सही है। जीतन राम मांझी और भी कई बातें कर रहे हैं।
डिमांड भी कर रहे हैं और उनकी बातों को अब सुनना भी होगा। वे कह रहे हैं शराब नीति की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कल ही का किस्सा सुनाया कि मेरे कई कल उनका पटना में कार्यक्रम था कि एक गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग आ रहे थे, उनमें से 2 लोगों ने पी रखा था। पुलिस ने जांच की और पूरी गाड़ी जब्त कर ली गई। ऐसा होता है क्या? उन्होंने पूछा। और देखिए, जब शराब नीति की समीक्षा की बात की तो बीजेपी भी पहले कहती रही है कि समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार तो कोई समीक्षा करने को तैयार नहीं है। फिर जीतन राम मांझी ने कहा तारी। देखिए, तारी से एक जाति जुड़ी हुई है और कुर्नी के उपचुनाव में हार की वजह भी यह जाति रही, इसे पहले इंगित किया जा चुका है। कई और ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि तारी को उस प्रतिबंध से मुक्त कर दिया जाए। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि तारी एक औषधि है। बचपन में मुझे कोई बीमारी हुई थी, मेरे पिताजी ने तारी पिलाकर मुझे ठीक कर दिया था, आज तक मैं तंदुरुस्त हूँ। तो इतनी बातें हो रही, फिर उन्होंने कहा देखिए एक नया राग छेड़ दिया बिहार में, तो हर कुछ जाति से जोड़ा जाता है कि जो ठेका है, सरकारी ठेका। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में एक ऐतिहासिक काम किया कि 75 लाख रुपए तक के ठेके सिर्फ पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को और अनुसूचित जाति जनजाति को मिले। नीतीश कुमार फिर से हमें हटाकर मुख्यमंत्री बन गए तो वह संचिका दबा दी। फिर हमने लड़ा झगड़ा तो 50 लाख पर सहमति बनी। अब भी वह संचिका आदेश फाइनेंस में लटका हुआ है तो नीतीश कुमार उसे पास कर दे। तो देखिए, इस तरीके के प्रेशर की राजनीति भी शुरू है बिहार में। और अभी हम आगे बिहार विधान परिषद के चुनाव में जो नीतीश कुमार के समक्ष संकट है, क्योंकि नीतीश कुमार का नुकसान हर जगह होता जा रहा है। राज्यसभा के चुनाव में नुकसान हुआ 2 की जगह 1, और अब देखिए विधान परिषद के चुनाव में 4 की जगह 2। तो नीतीश कुमार तो स्वयं जाएंगे ही जाएंगे। वहां भी बात फंस गई है कि कुशवाहा की मुसलमान। तो जीतन राम मांझी की ये विश्लेषण, इन सब बातों को कहा नीतीश कुमार के सामने कोई कह सकता है कि शराब नीति की समीक्षा कर दीजिए? नहीं, नहीं कह सकता है, लेकिन जीतन राम मांझी की इस बात से तो हम कम से कम सहमत हैं और हमने आपके साथ भी बातचीत में कई बार कहा है कि शराब नीति की समीक्षा होनी चाहिए। आप खुद जी, इस बात के बहुत बड़े पैरोकार हैं कि अगर बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ करना बिल्कुल। है, कारोबार का माहौल बनाना है, टूरिज्म बढ़ाना है, तो समीक्षा करनी होगी। गुजरात तो महात्मा गांधी का स्टेट है, जिस महात्मा गांधी के हुँ, नाम पर उनकी सौगंध खा करके ही तो नीतीश कुमार ने कहा शराबबंदी लागू की है। लेकिन जी, गुजरात में तो अभी चुनिंदा तरीके से सिलेक्टिव जगहों पर उसकी परमिशन दे दी गई, गिफ्ट सिटी में परमिशन जी, दिया गया। और वहाँ हुँ, एक और नई चीज़ वहाँ चलती है, बहुत पहले से ये चलती है बात कि जहाँ परमिट कोई सिस्टम। कॉन्फ्लिक्ट होना होता है, उस इलाके को इंटरनेशनल ज़ोन घोषित कर दिया जाता है और हुँ, इंटरनेशनल ज़ोन घोषित करते ही फिर वहाँ शराब की परमिशन हो जाती है। तो जी, ये काम पहले से गुजरात में होता रहा है। इस तरह से कोई एक चीज़, 2 चीज़ें इस तरह से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए है नीतीश कुमार को। अगर ओवरऑल समीक्षा करनी है, समीक्षा करके बदल देना है, जैसे अभी मणिपुर ने 30 साल के बाद खत्म कर दिया प्रोहिबिशन पूरी तरह से, तो वो करना चाहिए। जीतन राम मांझी की इस बात से हम सहमत हैं और जीतन राम मांझी हो सकता है कि वो कह रहे हों, बात उनकी हो, पीछे से बीजेपी की भी मंशा हो, बीजेपी भी जी, चाहती हो। लेकिन हुँ, गठबंधन में जैसा हमने पहले कहा कि इस बात की छूट होती है, जैसे हम लोग जो उसको क्या बोलते हैं, दूध भात बोलते थे, हुँ, बचपन में हुँ, खेलते थे, किसी का दूध भात होता था, तो उसी तरह का बयान देने में दूध भात है जीतन राम मांझी का। वो कुछ भी कह जी, सकते हैं, उस पर अमल हो हुँ, या नहीं। तो हो हुँ, सकता है कि बीजेपी ने कहा हो कि भाई इन्हीं के मुँह से कहलवाएँ, प्रेशर हुँ, देने के बदले। बीजेपी भी चाहती हो हुँ, कि शराब नीति की समीक्षा हो। रेवेन्यू का मामला जी, है, बड़े रेवेन्यू का मामला है, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हुँ, चीज़ है वो। तो वो हुँ, मांग उनकी हो सकती है, पीछे से बीजेपी की भी बैकिंग हो। और हुँ, बीजेपी जो पहले रह के नीतीश कुमार के साथ जो नहीं करा सकी, वो हो सकता है कि अभी कराना चाह रही हो। तो उनकी इस बात से भी हम सहमत हैं और दूसरी बात से भी हम सहमत हैं कि कम कीमत के ठेके हैं, जो कम रकम वाले ठेके हैं, वो जो उन ठेकों में वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को एक प्राथमिकता मिलनी चाहिए है। ये भी जी, उनकी जायज़ बात है और ये पॉलिटिकली भी बहुत करेक्ट बात है। अब इस बात हुँ, को नीतीश कुमार के सामने आर्टिकुलेट करके आप किस तरह से कोई आदमी पेश करे, इसका ब्लूप्रिंट रोड मैप कैसे बने, किस तरह से इसको लागू करें, नहीं तो ये तो उन्हीं के वोट बैंक के लिए है ना। ये तो जिस वोट बैंक की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों कर रहे हैं, जो अत्यंत जी, पिछड़ा वर्ग है, जो महादलित है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसी के फायदे की तो बात है ये। तो हुँ, नीतीश कुमार तो करते ही रहते हैं इस तरह के काम। तो उनके सामने अगर सही ढंग से, इस ढंग से नहीं, अगर ज्ञानेश्वर जी इस ढंग से हुआ कि हम गर्दन पर तलवार रख के नीतीश कुमार से कराएँगे, तो उस काम के होने में मुश्किल है।
जी। अगर ये हो समझाए, उनको समझ में आए कि हाँ, ये पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है, और जो अभी हम्म। नैरेटिव है विकास का, जो काम अभी हो रहा है, जो तेजस्वी यादव को हम लोग देख रहे हैं लगातार घूम करके जो वो बातें कर रहे हैं अपने जन विश्वास यात्रा में, और जिस तरह से जी। टारगेट कर रहे हैं, काम का सारा श्रेय ले रहे हैं कि 17 महीने बनाम 17 साल की जो बात हो रही है, उस बातचीत को भी काउंटर करने के लिए ये चीजें ठीक रहेंगी। एक तो क्या है कि उन सब चीजों से फोकस हटेगा, ये बड़ा राजनीतिक डिसीजन होगा। और देखिए, जब पॉलिटिक्स में डाइवर्ट करना, अटेंशन डाइवर्ट करना एक बड़ा गेम प्लान होता है, एक बहुत बड़ा खेल होता है। जैसे कई बार हम लोगों ने देखा है नेशनल लेवल पर कि कोई और चल रहा होता है विमर्श, और अचानक कोई नई चीज आ जाती है। तो उस तरह का विमर्श जो है बीच बीच में इस तरह से खड़ा कर सकते हैं अपने फैसलों के जरिए, पॉलिटिकली भी ये उनके लिए फायदे का काम हो सकता है। इस मामले में तो मान लीजिए उनकी जीतन राम मांझी की मांग ठीक है, लेकिन दबाव देके नहीं हो सकता है। देखिए, जी। कितने भी कमजोर हो गए नीतीश कुमार, कितने भी कमजोर हो गए, कई कहावतें हैं कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है और बैठा हुआ हाथी भी गधे से ऊंचा होता है। तो हम्म। वो जो है, वो कितने भी कमजोर हो गए हैं, दबाव में आकर के नहीं करेंगे पॉलिटिक्स, क्योंकि वो भी अपनी अपनी कीमत, अपनी वक्त जान रहे हैं कि बीजेपी को अभी उनकी जरूरत है। और लोकसभा चुनाव के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो जरूरत खत्म हो जाएगी। बीजेपी असेसमेंट करेगी कि उसको नुकसान है या फायदा, जो हम पहले कह चुके हैं। तो जी। राजनीतिक रूप से समझा करके, उनको फायदा समझा करके, उनसे बातचीत करके, और तब इस तरह का कोई फैसला हो सकता है, दबाव में नहीं होगा। प्रशासनिक फैसले दबाव में नहीं होंगे, राजनीतिक फैसलों की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो एमएलसी के चुनाव जी। का फैसला, नीतीश कुमार कोई दबाव डाल करके तीसरी सीट नहीं ले सकते हैं एमएलसी में, जैसे राज्यसभा में वो दूसरी सीट नहीं ले सकते थे। राजनीतिक मामलों की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक मामलों में नीतीश कुमार को दबा करके उनके ऊपर, उनकी गर्दन पर तलवार रख के कोई आदमी फैसला नहीं करा सकता है। तो हम्म। ये जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, हो सकता है कि उनकी मंशा बल्कि इसमें अच्छी दिख रही है, और हो सकता है कि उसके पीछे बीजेपी भी हो, और हम लोग जी। देखें कि अगले आने वाले कुछ दिनों में इस पर कुछ पहल भी हो जाए, कोई प्रोसेस आगे भी बढ़ जाए। लेकिन अब क्या है कि बहुत कम समय बचा है, और 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा 10 मार्च तक आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव की, जो जी। जून में जाकर के जून के पहले हफ्ते में खत्म होगी। तो हम्म। अब उसमें समय नहीं है। अब कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन करने के लिए ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, मिनिस्टर्स के ग्रुप बनते हैं, और उसके अलावा अगर प्रशासनिक कमेटी भी बनती है, उसके बाद फिर सर्वे होते हैं, कई तरह की रिपोर्ट बनती है, डीपीआर जिसको बोलते हैं, उस तरह के रिपोर्ट बना करके तब कोई डिसीजन होता है। उसमें अटक जाएगा मामला, डिसीजन तो अभी नहीं होना है। लेकिन अगर जी। प्रोसेस अभी शुरू हो जाए इस तरह की किसी भी हम्म। फैसले का, जून के बाद उस पर हम लोग देखेंगे कि हो सकता है जून के बाद अमल हो। तो अभी बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। ये अपना एक, कई बार ऐसा होता है कि अपना महत्व दिखाने के लिए, अपने अपनी नाराजगी शो करने के लिए, या ये बताने के लिए, अपनी तरफ से कोई दबाव डालने के लिए कि हम कुछ ज्यादा हासिल कर लें, वो उससे ज्यादा कोई मकसद अभी इन बातों का हमको नहीं दिख रहा है, ज्ञानेश्वर जी। ठीक है अजीत जी, लेकिन देखिए इन दिनों क्या है बिहार में, कि बिहार में खबरों की सुर्खियां बिना के पाठक के न शुरू हो रही है न अंत हो रहा है। और अब एनडीए के भीतर से ही उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, सनकी हैं के पाठक, नीतीश कुमार कब तक बर्दाश्त करेंगे, इन्हें हटा देना चाहिए। और जैसा हमने कहा ओपनिंग रिमार्क्स में ही, कि हालात ऐसे हो गए हैं कि मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद शिक्षा विभाग, जो बड़ा विभाग है, बड़ा बजट वाला विभाग है, उसका मंत्री बनने को तैयार नहीं हो रहा है। कौन भिड़ेगा के पाठक से? और के पाठक अपने फैसले अपने तरीके से लेते हैं। नीतीश देखिए, कुमार को भी एक बार नहीं कई बार कहना पड़ता है। नहीं, हम तो पहले भी कहे हैं ज्ञानेश्वर जी, के पाठक का हम्म। फैसला आप मानिए कि वो नीतीश कुमार का फैसला है। हम्म। उसके पीछे ये लोग बहुत के पाठक से, शिक्षा मंत्री बनने से घबरा रहे हैं, वो के पाठक से भी घबराहट है, और ये इसको यूं कहें कि मुख्यमंत्री से घबराहट है। उनको लग रहा है कि डायरेक्टली जी। सीएमओ से वो मिनिस्ट्री चलाई जा रही है, हम्म। डायरेक्टली सीएमओ उस मिनिस्ट्री को चला रहा है, मुख्यमंत्री का कार्यालय देख रहा है, मुख्यमंत्री के कार्यालय के बड़े अधिकारियों के साथ के पाठक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये समस्या है, इसीलिए कोई वहां बन के आप करेंगे क्या, बल्कि मंत्री सबॉर्डिनेट हो जाएगा अपर मुख्य सचिव का। वहां मंत्री जी। के पास कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि सीधी फाइल हम्म। चली जाएगी सीएमओ में, जहां उनके हम्म। प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखेंगे फाइल, उनके एडवाइजर देखेंगे, डिसीजन हो जाएगा। फाइल लाने के लिए भी नहीं कहा जाएगा मंत्री को। ऐसा बहुत हो रहा है, हम लोगों ने कई स्टेट्स में ये मॉडल लागू हो गया है, और सेंटर में भी ये मॉडल लागू है कि मिनिस्ट्रीज की फाइल सीधे सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। आपने कितनी बार हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री ने सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरीज की मीटिंग की। तो वो जी। एक मॉडल होता है, अलग का एक मॉडल है कि उससे करा ले, इसलिए लोग नहीं बनना चाहते हैं। के पाठक पर लगाम लगाने की जरूरत है, ये बात हम लोग पहले भी एक दिन डिस्कस कर रहे थे। उनकी कुछ चीजें हम्म। हैं जो लग रहा है कि उसको कंट्रोल करना चाहिए है।
तो वो नीतीश कुमार ने एक निर्देश दिया। अब अगर नहीं हुआ है टाइमिंग तो को इसका लेकर। मतलब नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की तरफ नीतीश कुमार सीरियस नहीं है। क्योंकि हम्म। ऐसा नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार चाहें और वो डिसीजन नहीं लागू हो। मुख्यमंत्री हैं वो। जी। कितना भी हम्म। कमजोर मुख्यमंत्री होगा, किसी रामलाल श्यामलाल को मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो उसकी बात को मानना सचिव का कर्तव्य होता है। नहीं तो मुख्यमंत्री सचिव को बदल देगा। ऐसे सचिव को बदलने में मुख्यमंत्री को कितना समय लगना है, जिसको बदलने के लिए पूरी सरकार मांग कर रही है या पूरा अपोजिशन जी। मांग कर रहा है। भाई हम्म। जेडीयू बीजेपी के कितने ही अनगिनत विधायक हैं जो चाह रहे हैं कि के पाठक हट जाएं, और जी। आरजेडी के भी मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हट जाए। ज्यादातर विधायक हम्म। चाह रहे हैं कि के पाठक हट जाए। तो उनको हट ये के पाठक को तो पता है कि तो सीएम के लिए 1 मिनट का काम है, हटा देंगे और सब बिल्कुल। वाहवाही करेंगे, बल्कि नीतीश कुमार की जय जयकार हो जाएगी कि चलिए नीतीश कुमार ने एक जो इस सनकी आदमी जो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कि सनकी आदमी से पिंड छूटा, तो हम्म। नहीं पिंड छूट रहा है इसका मतलब नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं। तो जी। डिसीजन इंप्लीमेंट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि नीतीश कुमार भी नहीं चाह रहे कि डिसीजन इंप्लीमेंट हो। बिल्कुल। ये देखिए विलेन बन रहे हैं के पाठक। और इसके लिए एक होता है ना, हम बहुत ज्यादा फैन किसी अधिकारी के इस तरह से नहीं होते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है करना, वो कर रहे हैं। लेकिन एक ये विष पीने जैसा काम है। जी। बिल्कुल। विष पीने जैसा काम है जो के पाठक कर रहे हम्म। हैं। सारे टीचर कम्युनिटी सब के सब उनके खिलाफ हैं। इतनी गालियां उनको पड़ती है, हमको नहीं अंदाजा कि किसी एक अधिकारी ने अपने जीवन काल में इतनी गालियां सुनी होंगी जितनी उन्होंने जी। सुनी है। अभी हम खबर देख रहे थे दिल्ली के अखबार में, या हमने पता नहीं कोई ऑनलाइन हमने खबर देखी कि शिक्षिका बेहोश हो गई, सुनी कि उसके स्कूल में आए थे एसीएस। तो हाँ, ये मौत हो मुंगेर गई, की। एक मौत भी हो गई है कि वो खबर आई कि वो आ रहे हैं, इसके बाद हार्ट हाँ, अटैक हो गया। ये भी हाँ, खबर आ रही है। और हाँ, हमने परिणाम भी देखे हैं। देखिए अजीत जी, देखिए जब कदाचार रोकने की बात होती है, सुधारने की बात होती है, जब बाबरी मस्जिद ढहा जा रहा था तो कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री थे। और कल्याण सिंह मतलब बिल्कुल राम रथ पर सवार थे, लेकिन उन्होंने कदाचार रोकने की पहल की थी और हुँ, अगला चुनाव हारे। हार लोगों गए को थे। राम पसंद नहीं आए थे। हाँ, कदाचार रोकने की कवायद कसकर लग गया था। हुँ, बिहार में ही आपको याद होगा केदार पांडे मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने कदाचार रोक दिया था। क्योंकि उसके पहले होता ये था कि शाम को स्कूल बंद हो जाता था, खिड़कियां खोलकर छोड़ दी जाती थी कि भाई आपको जितनी मर्जी है, जब मर्जी है लिखिए और जाते समय अपनी उत्तर पुस्तिका को खिड़की खिड़की से भीतर फेंक दीजिएगा, सुबह आएंगे तो उसको अपना जमा कर दिया जाएगा। तो ये जो आपने कहा ना विष पीने की बात, ये सच में विष पीने की बात है और इसके फायदे और नुकसान, केदार पांडे भी किस तरीके से हटे, चुनाव हारे, यह भी हम लोगों ने देखा है। तो ये विष पीने की बात है। खैर चलिए आगे हम आते हैं बिहार विधान परिषद के चुनाव में। नीतीश कुमार के सामने यक्ष सवाल है। नीतीश कुमार के 4 पहले एमएलसी हुए थे 2018 में, इस बार 2 ही होंगे। नीतीश कुमार, संजय झा, खालिद अनवर और रामेश्वर महतो। तो देखिए अब 2 ही होने हैं तो नीतीश कुमार तो स्वयं जाएंगे ही जाएंगे और संजय झा राज्यसभा जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकसभा चुनाव सामने है, मुसलमान को भेजे कि कुशवाहा को भेजे। रामेश्वर महतो इधर उधर होते रहे, निष्ठा उनकी संदिग्ध बीच में दिख रही थी। लेकिन कुशवाहा, बगैर कुशवाहा का विधान परिषद होने जा रहा है जेडीयू की ओर से। क्योंकि आपने देखा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी जब इस्तीफा दिया था तो राजवर्धन झा आजाद को बना दिया गया था। तो कुशवाहा समाज में और नीतीश कुमार इसके लिए भी जाने जाते हैं कि मुसलमान को भी नाराज नहीं करते हैं। खालिद अनवर कितना वोट दिला देंगे और जो गठबंधन है उसमें अलग बात है। लेकिन किसको और क्या नीतीश कुमार, क्योंकि कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि यदि आपको साधना ही है मुस्लिम राजनीति को तो हिना साहब को साध लीजिए जो तेजस्वी यादव से नाराज बैठी है। हाँ? और नहीं तो कुशवाहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू को एक नुकसान तो साफ तौर पर दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को मिल रही है काराकाट सीट, तो उनके जो 3 चुनाव लड़ने वाले सांसद हैं उनमें एक तो कम हो जाएंगे। तो ये संकट भी है, कुशवाहा कि मुसलमान, नीतीश कुमार की पसंद क्या होगी, यह भी एक गंभीर मंथन का विषय है। अजीत जी। बिल्कुल है और ये कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अभी क्या, जैसे एक हम्म। हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि लोकसभा सीट की बात हो रही है, किशनगंज लोकसभा सीट नीतीश कुमार लेना चाह रहे हैं। अगर जी। वो सीट उनको मिल रही है, अगर वो हम्म। बात हो जाती हम्म। है, और अभी हम लोग को आइडिया नहीं है कि वो नंबर्स की तो बात हम लोग कर चुके हैं। अब बीजेपी के जी। पास अमित शाह के साथ बैठ करके क्या डिसीजन हुआ है, अगर ये डिसीजन हो जाता है कि किशनगंज की सीट नीतीश कुमार को मिलेगी और नीतीश कुमार प्रतीकात्मक रूप से ही सही एक मुसलमान लड़ाएंगे, तब तो हो हम्म। सकता है कि एमएलसी में वो मुसलमान को न भेजें।
क्योंकि वो ये थोड़ा ये उनके एनडीए अलायंस के लिए भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और जब बैलेंस करने की बात है तो कुशवाहा निश्चित रूप से उनकी ज्यादा जरूरत है। देखिए, ये वो बीजेपी के हवाले कोई भी पार्टी अपना जो वोट आधार है उसको नहीं छोड़ना चाहती। आप देखिए कंपटीशन किस तरह का है, बीजेपी और जेडीयू का कंपटीशन देखिए कि बीजेपी ने नंदकिशोर यादव को स्पीकर बनाया तो जेडीयू ने नरेंद्र नारायण यादव को स्पीकर बना दिया। तो यादव वोट साधना सिर्फ बीजेपी के लिए जरूरी नहीं है, नीतीश कुमार भी साध रहे हैं। उन्होंने विजेंद्र यादव को मंत्री भी बनाया, फिर नरेंद्र नारायण यादव को उन्होंने डिप्टी स्पीकर भी बना दिया। तो नीतीश कुमार इस भरोसे नहीं रह सकते हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं, कुशवाहा हैं और वहां उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे एनडीए को कुशवाहा वोट मिल जाएगा। हो सकता है मिल जाएगा, मिल ही जाएगा एनडीए को, लेकिन जब बीजेपी और जेडीयू अलग होंगे तब क्या होगा? तब हाँ, और लवकुश राजनीति के जनक है नीतीश कुमार। हाँ, लवकुश राजनीति के जनक है, बिल्कुल जनक है। तो उस कैसे छोड़ेंगे उस राजनीति को? और जब अलग होंगे दोनों, फिर जेडीयू बीजेपी अलग होंगे, तब तो कुशवाहा वोट शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी की तरफ, अगर कुशवाहा राजनीति नहीं करते हैं नीतीश कुमार तो। अगर एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना करके उपेंद्र कुशवाहा, और सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, तो अगर ये सब लोग इन सब के भरोसे एनडीए की तो पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन इनके भरोसे जेडीयू की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। जेडीयू की पॉलिटिक्स के लिए अपना चेहरा, प्रतीकात्मक बातें होती हैं, और कई बार हम लोग इस बातचीत में कहे हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी किस नेता के जरिए मिल रही है। अगर एक नेता एमएलसी है और उसके जरिए सत्ता में हिस्सेदारी उस कम्युनिटी को मिल रही है, भले क्षेत्र विशेष में ही मिल रही हो, तो फिर वो उसके साथ होता है। वो देखता है कि किस पार्टी ने उसके आदमी को सम्मानित किया, सम्मान दिया, जो हम लोगों के यहाँ कहा जाता है ना कि मान सम्मान देना। तो ये मान सम्मान देने की बात होती है। हम लोग के यहाँ तो पैसा मांगता ही नहीं है आदमी, हम लोग के यहाँ तो तिलक दहेज की बात होती है, उसमें भी लोग कहते हैं कि आपके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। हम लोग के यहाँ तो सब लोग मान सम्मान का ख्याल रखते हैं। तो मान सम्मान जो है वो नीतीश कुमार को देखना होगा, कुशवाहा समाज का मान सम्मान उनको देखना होगा। अगर जेडीयू को किशनगंज सीट नहीं मिल रही है और कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नीतीश कुमार को देना होगा, तो फिर वो मन मार करके तब यहां देंगे, और कुशवाहा के किसी और को एडजस्ट करने के लिए लोकसभा चुनाव के समय वो कोई रास्ता निकालेंगे। ऐसा उनको अभी कोई रास्ता सोचना होगा लोकसभा चुनाव के। तो अभी जो उनके सामने टेबल पर जो चीजें हैं उसमें है कि किशनगंज सीट, खालिद अनवर और या फिर रामेश्वर महतो। नहीं, मतलब किशनगंज सीट पर कोई भी मुसलमान, खालिद अनवर तो एमएलसी की बात है। हम तो एमएलसी की बात करें ना, या तो किशनगंज सीट ले और वहां जिसको लड़ाया था उसी को लड़ाए, या फिर खालिद अनवर को भेजे एमएलसी, या फिर अपना अगर ये वहां किशनगंज मिल जाती है तब तो ये तय मानिएगा कि यहाँ कुशवाहा ही जाएंगे। अगर नहीं मिल रही है, उसमें कोई पेंच आता है, तब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार के लिए फिर क्या वो डिसीजन करते हैं। तब भी कुशवाहा की तरफ पलड़ा ज्यादा झुका हुआ रहेगा, क्योंकि उनको दिख रहा है कि बीजेपी उनका वो वोट छीन रही है जो उनका कोर रहा है, जिस वोट के वो जनक रहे हैं, जिस पॉलिटिक्स के, उसमें लव तो उनके साथ है, धानु का भी बड़ा हिस्सा उनके साथ है, लेकिन कुशवाहा धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है उनसे, वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो उसको रोकने की चिंता होगी नीतीश कुमार को। उस चिंता में वो हो सकता है कि एमएलसी कुशवाहा को ही भेजें। ये एक पलड़ा थोड़ा भारी होगा, झुका हुआ होगा। चलिए, तो पलड़ा झुका हुआ होगा, फैसला तो हो ही जाना है, 4 मार्च से नामांकन होना है। बिहार की राजनीति को हम लोग रोज समझते हैं और आगे भी चर्चा करते रहेंगे कि देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव होगा, फिर खेला होगा, चिराग पासवान को लेकर भी कई चर्चाएं हैं, उन तमाम चर्चाओं पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटी को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।